पिछली क्लास में हमने 12th क्लास के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कूलम्स लॉ तक पढ़ाई की थी। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाई की थी वो थे चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, और रिलेटिविस्टिकली इन्वेरिएंट होता है चार्ज, ये हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। फिर हमने और भी बहुत सारे पॉइंट्स चार्ज से रिलेटेड डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्कोप कैसे फंक्शन करता है ये पढ़ा था। फिर हमने कूलम्स लॉ किया था और कूलम्स लॉ का हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था वैक्यूम में। हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने किसी भी जनरल मीडियम के लिए कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज इससे आगे तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कूलम्स लॉ के बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब आप इसको प्रॉपर्टीज़ बोलिए, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अबाउट Coulomb's law and properties of electrostatic forces। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है, कूलम्स लॉ जो होता है, कूलम्स लॉ is applicable only for point charges। कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कभी भी भूल के ऐसा मत करना कि भाई अगर आपको दो चार्ज बॉडी दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि एक ये बॉडी हो गया है ना, और से फॉर एग्जांपल एक ये बॉडी हो गया, ठीक है, ये दो चार्ज बॉडीज हो गए। चार्जेस बना देता हूँ इसमें, यहाँ भी चार्जेस बना देते हैं। तो कभी ऐसा मत करिएगा कि यार इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया C1, इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया C2, सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी ले ली R और फोर्स लिख दिया K इंटू चार्ज ऑन 1 चार्ज ऑन 2 बाई सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, RCM स्क्वायर। RCM बोले तो सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, यू कैन नॉट राइट दिस। तो अच्छे से समझ लीजिए कि मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको अप्लाई नहीं करने का है, ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला फिर। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आप केवल पॉइंट चार्जेस के लिए लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, द कांस्टेंट K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन in Coulomb's law is medium dependent, unlike gravitational constant G। जब ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ जो G होता है वो इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट K होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी बात, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges Q1 and Q2 is
independent of presence of any other charge or charges। मतलब जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल Q1 है, ये पार्टिकल Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्जेस मान के चले तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स होगा F12, ये फोर्स होगा F21। दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड F, ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑब्वियसली। अब मान लीजिए इस चार्ज सेटअप के पास बिना इस अरेंजमेंट को छेड़े हम एक तीसरा चार्ज लेके आते हैं, लेट्स से Q3। ठीक है, अब क्या होगा, इस पूरे इंटरेक्शन में Q3 भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि Q1 और Q2 पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, लेकिन जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा था और जो Q2 Q1 पे लगा रहा था उसको इस चार्ज के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। हाँ, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कि अब आपका ये जो Q3 है वो भी Q2 पे फोर्स लगाएगा, लेट्स से F23। तो Q2 पे रिजल्टेंट फोर्स बदल जाएगा, इसी तरह वो Q1 पे भी लगाएगा फोर्स F13। रिजल्टेंट फोर्स Q1 का बदल जाएगा, लेकिन 1 जो 2 पे लगा रहा था, 2 जो 1 पे लगा रहा था, वो फोर्स चेंज नहीं होगा। यही इस पॉइंट का मतलब है। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट में लिखता हूं इसको, फोर्सेस F12 और F21 will behave like action reaction forces, equal in magnitude and opposite in direction. 6. Electrostatic force is a conservative force. What is conservative force? जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो। इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डिस्टेंस। ठीक है, ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मेरे ख्याल से ये हो गया। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो आपका जो कूलम्स लॉ है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। और दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ज़्यादा डिस्टेंस पर भी इफेक्टिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में होता है दोनों पार्टिकल्स के ऊपर, यानी F12 इक्वल टू -F21। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के, और फॉर्मूला मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स ड्रॉ y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। सो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है,
अब हमारे दो पॉइंट चार्जेस हैं, पहला है Q1 प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2। ठीक है, ये प्लस Q1 वाला जो चार्ज है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है R1, और दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है ये, यानी R2। सो दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर। ठीक है, ये वो लाइन है जो चार्जेस को सेपरेट करता है। अब चूंकि हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मैं लिखता हूँ R, और मैं फोर्सेस को दिखलाता हूँ। तो भैया ये है मेरा पहला फोर्स, ये है दूसरे वाले पे फोर्स, इसका नाम हो गया F12 और इसका नाम हो गया F21। रिपल्सिव बिकॉज बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब मैं दो वेक्टर्स बनाऊंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल लॉ से इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, और उसी ट्रायंगल लॉ से इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल लॉ से इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर। बोलिए हाँ या ना। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। सही है, ठीक है। हालांकि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, R होगा। अब आप ये बताओ कि ये जो F12 फोर्स है उसकी दिशा किधर है, F12 की दिशा किधर है। क्या F12 की दिशा R1 माइनस R2 वेक्टर की तरफ नहीं है कि नहीं है। तो जब मैं F12 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कंसिडरिंग कि मैं फ्री स्पेस में हूँ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन देने के लिए हमें इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस वेक्टर के ये दिशा में है वो वेक्टर है R1 माइनस R2 वेक्टर। तो हम उसको R12 वेक्टर कह के उसके यूनिट वेक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए, ये जो R है ये भी उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। किस वेक्टर का, R1 माइनस R2 वेक्टर का, या फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर, और साथ ही ये जो कैप लिखा है आपने, आप इसको लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी का मोड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर को मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया जाता है। वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया जाता है। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर फॉर वेक्टर फॉर्म इज, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई हियर एप्सिलॉन आर आल्सो। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं, जनरल मीडियम के लिए लिखना चाहते हैं, तो आप एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है बताइए। फाइनल फॉर्मूला बनता है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, लेट्स राइट Q1 Q2, ऊपर में आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ R2 का होल क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, करेक्ट। तो अब बताइए, इसी बेसिस पे आप F21 का क्या रिजल्ट लिख सकते हो। F21 का रिजल्ट होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर का क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला। तो ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। अब टाइम है कूलम्स लॉ से कुछ क्वेश्चंस करने का। तो आइए कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हम कूलम्स लॉ से करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। द फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges separated by 1 meter in free space। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब वैक्यूम दे दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह 9 × 10⁻9 SI यूनिट्स हो जाएगा। डिस्टेंस भी दे दिया 1 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चार्जेस नहीं दिया। लेकिन कह रहा है कि आपको मिनिमम फोर्स निकालना है। उस सूरत में Q1 Q2 को जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू Q1 Q2 की हो सकती है, वो आपको लिखना है। और वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होता है बताइए? E होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, 2 बार ही है ना, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। सोल्यूशन इसका आप सॉल्व कर लेना, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। अब आइए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अब पॉइंट चार्ज Q is divided into two parts, obviously Q and obviously second part is Q minus Q, such that these two parts apply maximum electrostatic forces on each other when kept at a given distance in a given medium. Find small q upon capital Q। ठीक है, ये रेशियो क्या होगा? ओके
There's a very common problem. Answer. So let the two parts be q and q minus q, which is given in the question, and let they are separated by a distance r. Let they are separated by a distance r. Now what is the force acting between them? Is the force equal to k upon r square q into q minus q? Having said this thing you cannot change, because it is quite clear in the question that the medium is a given medium. You cannot change the medium as well as the distance. तो आप मीडियम भी चेंज नहीं कर सकते, आप डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर सकते, आप नेट चार्ज को भी चेंज नहीं कर सकते. कैपिटल क्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो इसमें जो वेरिएबल हुआ वो कौन हुआ? वेरिएबल हुआ स्मॉल क्यू. आप उसी को एडजस्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको ये एफ मैक्स चाहिए तो इसके लिए डी एफ अपॉन डी क्यू विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ शुड बी 0 एज पर मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो के बाई आर स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना है, आपको बाहर निकाल लेना. अब आपका डिफरेंशिएशन आपको करना है किसका बताइए? आपको डिफरेंशिएट करना है क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का, और इसको 0 करना है. तो बताइए डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये डिफरेंशिएशन होगा k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. Okay, what is the differentiation? The differentiation is 1 capital Q minus 2 into small q, and when it is equal to 0 we get q equal to q by 2. Hence small q by capital Q का रेशियो होगा हाफ. आपको आधा आधा चार्ज को तोड़ना पड़ेगा. ठीक है. अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को एक लेंदी क्वेश्चन के फॉर्म में ले जाते हैं. So question number 3. Question number 3 कहता है two identical थोड़ा लैंग्वेज ठीक करूं क्वेश्चन का. two otherwise identical metal sphere have charges plus q and minus q, या ऐसे लिख देते हैं have equal and opposite charges. ठीक है, चार्ज देने की जरूरत ही नहीं है. have equal but opposite charges. When they are placed at A and B, at points A and B, they exert a force capital F on each other. दोनों एक दूसरे पे F फोर्स लगा रहे हैं. ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अ थर्ड आइडेंटिकल uncharged sphere is first touched to A and then to B and placed midway between A and B, say at C. ठीक है, तो एक न्यूट्रल अनचार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर लेके आते हैं. ठीक है, एंड ऑल दिस स्फीयर आर, मैं बता दूं
कि ये बहुत साइज़ में छोटे हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज अरेंजमेंट। तो उसको पहले ए से टच कराया जाता है, फिर उसको बी से टच कराया जाता है, फिर उसको मिडिल पॉइंट में रख दिया जाता है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ऑल spheres are very small, find force acting on sphere at C in terms of F ओनली। एफ के रूप में आपको आंसर बताना है कि सी जिसको कि मिड पॉइंट पे रख दिया गया उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आप एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से। Two otherwise identical metal spheres have equal but opposite charges. When they are placed at points A and B, they exert a force capital F on each other. A third identical uncharged sphere is first touched to A and then to B and placed midway between A and B, say at C, assuming that all spheres are very small. Find the force acting on a sphere at C. आई होप आप लोग को हैंड राइटिंग समझ में आती होगी। एट सी इन टर्म्स ऑफ एफ ओनली, ठीक है। आइए इस सिचुएशन को ज़रा हम चित्र के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ऐसा है कि ये देखिए, हाँ जी, ये है हमारा स्फीयर ए और स्फीयर बी। इसके ऊपर है प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर है माइनस क्यू चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर रहे होंगे और जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो फोर्स दिया है एफ। डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं तो एफ की वैल्यू हम मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट, ओके। अब हम एक बार फिर से ये लेंथ लेके आते हैं सामने। अब देखो यहाँ से दिमाग लगना शुरू हो गया। ये है आपका ए, ठीक है, और ये ऑब्वियसली है बी। तो सबसे पहले बी को तो आप रहने दो ऐसे ही। अब आप सबसे पहले क्या करते हो, एक तीसरा स्फीयर लेके पहले उसको ए में टच करवाते हो। ये सी वाला है, ठीक है। तो जब आपने इसको टच करवाया तो क्या होगा, सिंस दे आर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, जब आप इनको टच करवाओगे तो ऑब्वियसली चार्ज विल फ्लो। आगे जाके आप पोटेंशियल पढ़ेंगे, बट इतना आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों की पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाती। बेसिकली मोटे तौर पे बात करें भाई, जिस पे चार्ज ज़्यादा है उस पे पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज है ही उस पे, दूसरे पे है ही नहीं। अब पोटेंशियल सोचिए इक्वलाइज कब होगा, जब दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएगा, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल इन शेप। तो जब आप टच कराएंगे, अब इसको याद रखिए कि न्यूट्रल स्फीयर को, आइडेंटिकल स्फीयर को अगर चार्ज स्फीयर में टच कराएंगे तो जो दोनों के ऊपर चार्ज होगा उनको जोड़ दीजिए और आधा आधा डिवाइड कर दीजिए। अब चूंकि एक के ऊपर चार्ज 0 है तो चार्जेस जो डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे वो Q/2 करके हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसी स्फीयर को ले आइए वापस, कहाँ पे ले आएंगे, अब इसको ले आएंगे हम बी के साथ, ठीक है। तो एक बार फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन अब ये ए हमारा मॉडिफाइड हो गया और इस ए के ऊपर अब चार्ज है Q/2। बी जिसके ऊपर अभी तक चार्ज तो -Q था, लेकिन अब -Q नहीं रहेगा। अब देखो ये चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो चार्ज ऑन बी एंड सी आधा आधा बटेगा। नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज था बी के पास -Q और सी के पास था Q/2।
सही है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू इज द नेट चार्ज ऑन बी प्लस सी। एंड व्हाट इज द नेट चार्ज? ऑब्वियसली इट इज माइनस क्यू बाई टू। हाँ या ना? तो इसका आधा आधा कितना होगा? माइनस क्यू बाई फोर ऑन सी एंड माइनस क्यू बाई फोर ऑन बी एज वेल। ठीक है, आप फिर से सोचो, क्यू बाई टू के ऊपर सी के ऊपर क्यू बाई टू चार्ज था जो उसने ए से लिया था, बी के ऊपर है माइनस क्यू चार्ज, टोटल चार्ज दोनों का मिला के हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू, दैट इज माइनस क्यू बाई टू, जो कि आधा आधा बढ़ जाएगा। अब आप इस सी को उठाओ और बीचों बीच रख दो। अब सिचुएशन क्या बन रही है देखिए आप। सिचुएशन बन रही है कि यहां है ए, यहां है बी और यहां है सी। ठीक है, अच्छा सी का कलर हमारा अलग था, हाँ कलर कोडिंग भी ध्यान में रखना चाहिए। यह है सी। अब वही चार्जेस, यहाँ है क्यू बाई टू, यहाँ है माइनस क्यू बाई फोर, यहाँ है माइनस क्यू बाई फोर। अब हमें केवल फोर्स निकालना है भैया सी पे। हैविंग सेड दिस, आप ये समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस आर बाई टू है। तो आइए सी पे फोर्सेस निकालते हैं। तो सी पे दो वजह से फोर्सेस लगेंगी। सबसे पहले ए सी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और इसको हम कहेंगे फोर्स गिवन बाई सी ऑन ए। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जबकि बी इस पे एक रेपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे फोर्स गिवन ऑन सी बाई बी। देखिए ए का फोर्स और बी का फोर्स दोनों ही सी पे सेम डायरेक्शन में होंगे। बी का फोर्स सेम डायरेक्शन में क्यों होगा, लेफ्टवर्ड्स क्यों होगा? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बी सी को रिपेल करेगा और ए सी को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि सी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो फोर्स ऑन सी गिवन बाई ए और फोर्स ऑन सी गिवन बाई बी का सम होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन सी गिवन बाई ए? इट इज के मल्टीप्लाइड बाई, मैग्नीट्यूड लिखना है केवल, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले डिसाइड कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड को ऐड करना है बस। सो क्यू बाई टू एंड सी के ऊपर हमारा कितना था भाई? क्यू बाई फोर था ना नेगेटिव में, तो क्यू बाई फोर आ गया और डिस्टेंस आ गया आर बाई टू का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? और अब बी वाले फोर्स को लिखते हैं, चलिए के इंटू क्यू बाई फोर, दोनों के चार्जेस हो गए, डिस्टेंस आर बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आइए सॉल्व करते हैं इसको। के कॉमन लेते हैं, क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, नेट फोर्स ऑन सी निकालने की कोशिश हमारी जारी है। अंदर में क्या बच गया हमारे पास? अंदर में बच गया 1/8 ऊपर में और नीचे में हो गया हुजूर 1/4। करेक्ट है? और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1/16 और यहाँ पे नीचे में हो गया 1/4 अगेन। सही है? तो हमारा उत्तर आता है, अब देखिए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम एफ लिख सकते हैं, जो ए और बी के बीच में शुरू में लग रहा था। ठीक है ना? तो एफ लिख दिया हमने, उसको उसी के टर्म्स में निकालना हमारा आंसर। तो यहाँ पे हो जाता है हाफ और यहाँ पे हो जाता है 1/4। मेरा ख्याल है कैलकुलेशन देखिएगा, उम्मीद है ठीक है, नहीं ठीक होगी तो भाई माफ़ करना। तो ये 3f/4 हमारा आंसर आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आज और कर लेते हैं, हालांकि टाइम तो हो गया है, लेकिन वन मोर क्वेश्चन, फिर अगले दिन हम सुपर पोजिशन थ्योरम से शुरू करेंगे। तो आज का आखिरी सवाल फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट चार्जेस ऑफ let's say 27 microcoulomb and 15 microcoulomb are placed at A। भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ और ना समझ लेना इसको। A जिसका कोऑर्डिनेट है -102 मीटर एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 121 मीटर। फाइंड फोर्स गिवन बाय A ऑन B। फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई,
ठीक है, गिवन बाई ए ऑन बी, अज्यूम फ्री स्पेस। वैसे अगर कुछ ना लिखा रहे तो आप फ्री स्पेस ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साफ साफ दिखता है कि आपको क्वेश्चन में फोर्स निकालना है बी पे जो दे रहा है ए, बी मतलब सेकंड पार्टिकल, और इसको भी निकालना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये मैं लिखना ही भूल गया, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ। फोर्स वेक्टर निकालना है, ठीक है, वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय ए ऑन बी, यहाँ बाद में भी जोड़ देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इन वेक्टर फॉर्म। ओके ओके, so let's go. So what is the vector form? It is 1 by 4 pi epsilon naught, fine, q1 into q2, fine, divided by, क्या पढ़ाया था, F21 का फोर्स जो था वो R2 माइनस R1 नीचे में था और उसका क्यूब था, और ऊपर में था R2 माइनस R1 वेक्टर, आज ही पढ़ाया है, आइए देख लीजिए। चल भाई ये कहाँ है, ये देखो, ठीक है, सही है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके लेट्स गो। तो अब वैल्यू डालना है बस हमें। सो F21 बोलो चाहे FBA बोलो, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इज 27 माइक्रो कूलम, Q2 इज 15 माइक्रो कूलम, 27 और 15 या R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A को माइनस करेंगे आप, और उसी के मैग्नीट्यूड से सर आप उसके क्यूब से डिवाइड करेंगे, ये काम करना है आपको, ठीक है। अब आइए RB माइनस RA कितना होगा, तो देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, जो पॉइंट दिया है उसमें IJ लगा दो, इट इज़ 1I प्लस 2J प्लस के, ये हो गया B का पोजीशन वेक्टर, पे के लिखो या 1 के लिखो एक ही बात है, और A का पोजीशन वेक्टर होगा -1I प्लस 0J प्लस 2K, ऐसे IJ लगा देने से बस पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया बताइए, इट इज़ 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ये हो गया आपका RB माइनस RA वेक्टर। और अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ 3। इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो FBA फोर्स गिवन बाई A ऑन B, हाँ फोर्स एक्टिंग ऑन B निकालना है हमें। सो इट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 की पावर टोटल कितनी हो जा रही है यहाँ पे, 10 की पावर टोटल हो जा रही है -3। देखिए 6 और 6 -12, और यहाँ पे है +9, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 27 और 5 बचता है, नीचे में 3 का क्यूब हो जाएगा यानी 27, और ऊपर में हम लिखेंगे वेक्टर यानी 2I प्लस 2J माइनस K। तो ये 27 और 3 तो पूरा ही कट गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा फाइनल आंसर है 45 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2I प्लस 2J माइनस K न्यूटन। तो भैया ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन 2। इससे बड़ी क्लास वीडियोस में करने का कोई मतलब नहीं है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे। तो आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए कूलम्स लॉ पे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगें तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। आज की जो क्लास है उसको हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।